नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अशोक के जो अभिलेख हैं उनके आधार पर क्या कुछ अशोक की उपलब्धियां रही हैं और किस वर्ष अशोक ने कौन से कार्य किए थे। इनसे दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी यूजीसी नेट या फिर टीजीटी पीजीटी या फिर दोस्तों आप अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि आपको हिस्ट्री या फिर दोस्तों आर्कियोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, तो हमारा दोस्तों एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि दोस्तों आपको आर्कियोलॉजी के यूजीसी नेट की दोस्तों तैयारी करवाता है। साथ ही दोस्तों अब हम आपको आर्कियोलॉजी के साथ साथ हिस्ट्री के लिए भी दोस्तों यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे माध्यम से आप हिस्ट्री से संबंधित जो आप कंटेंट है वो भी लगातार आपको बहुत कंटेंट मिलने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से इस चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे दोस्तों हिस्ट्री के मिलने वाले सभी कंटेंट आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बिना कुछ समय गवाए आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि अशोक के काल में ही सबसे पहली बार शिलालेखों या फिर अभिलेखों का जो प्रचलन है वो हमें देखने को मिलता है। अब एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा कि अशोक के पहले भी हमें अभिलेखों के प्रमाण मिले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे महागौर, सॉरी जो आपका महास्थान है, सोहगौरा इत्यादि जो आपके अभिलेख हैं, ये अशोक के पहले के अभिलेख हैं, प्री अशोकन इंस्क्रिप्शन के रूप में जानते हैं। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो बात करेंगे कि अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक की उपलब्धियां क्या है। तो सबसे पहली बात कि अशोक ने अपने काल में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया वह किया कलिंग का विजय। दक्षिण भारत का यह महत्वपूर्ण साम्राज्य कलिंग साम्राज्य, उसकी विजय अशोक के 13वें शिलालेख में उसका वर्णन मिलता है। और यह कार्य वर्णन मिलता है कि अशोक ने अपने जीवन काल के जो राज्याभिषेक है उसके 8वें वर्ष जो है कलिंग विजय जो है उसने किया था। कब? तो 13वें शिलालेख से वर्णन मिलता है कि 8वें वर्ष जो है कलिंग विजय किया गया था, वो भी किस में? तो 13वें शिलालेख में। वहीं पर जो अशोक का 8वां शिलालेख है, मैं आपको बता दूं अशोक के अभिलेखों को कई भागों में बांट के पढ़ा जाता है। शिलालेख, गुहालेख, स्तंभ लेख, बृहद शिलालेख, जो आपके जो छोटे शिलालेख हैं, तो कई भागों में बांट के पढ़ा जाता है। जब हम आपको अलग से अशोक के अभिलेख पढ़ाएंगे, और हालांकि ये पढ़ाया भी जा चुका है, यदि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको मिल भी जाएगा। बैच में इसके बारे में बहुत ही डिटेल में लगभग इस अशोक के अभिलेखों पे 6 क्लासेस के ऊपर क्लास हुई, तब जाकर आपके अभिलेख अशोक के कंप्लीट हुए, जिनमें माइनर से माइनर जानकारी भी आपको दी गई है। अब दोस्तों अशोक का जो 8वां शिलालेख है, ये अशोक के जो बोध गया की यात्रा है, जिसे हम धम्म यात्रा कहते हैं, उसका वर्णन मिलता है। अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी, जिसका वर्णन कहां पर मिल रहा है? 8वें शिलालेख में मिल रहा है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अशोक ने बोध गया की यात्रा जो है यह किस वर्ष किया था। तो इन्होंने 10वें वर्ष में जो है संबोधि, जिसे हम बोध गया भी कहते हैं, उसकी यात्रा की। 8वें वर्ष इन्होंने कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध करने के पश्चात इनका हृदय परिवर्तन होता है और ये बौद्ध धर्म को फॉलो करने लगते हैं, और उपगुप्त द्वारा इनको दीक्षा दिया जाता है बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किस बौद्ध भिक्षु ने दी। तो एक बालक था बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त के द्वारा भगवान बुद्ध के द्वारा निर्गत जो बौद्ध धर्म है उसकी दीक्षा अशोक को दी गई। वहीं पर 10वें वर्ष अर्थात 2 वर्ष पश्चात अशोक के द्वारा जो धम्म यात्रा है उसकी शुरुआत की गई, और उसी दौरान उन्होंने जो बोध गया है, जिसे हम संबोधि के नाम से भी जानते हैं, उसकी तरफ इन्होंने रुख किया। वहीं पर यदि हम बात करते हैं कि अशोक का जो गुहा लेख है और शिलालेख संख्या 3 है, ध्यान रखिए दोस्तों, उसमें 12वें वर्ष में धम्म लिपि को लिखना का जो वर्णन है वो मिलता है। 12वें वर्ष में अशोक के द्वारा जो धम्म लिपि को लिखे जाने का कार्य वो मिलता है, और इसका वर्णन धम्म लिपि के बारे में अशोक का जो शिलालेख संख्या 4 और शिलालेख संख्या 6 दोस्तों, इसमें ये वर्णन देखने को मिलता है। अब वर्णन क्या है, ध्यान से सुनिए
कि धम्म लिपि, आप सभी जानते हैं कि आपके जो धम्म है उससे संबंधित जो वर्णन है वो धम्म लिपि के अंतर्गत किया गया। तो इस धम्म लिपि के बारे में लिखने के जो प्रमाण है वो कहाँ से मिल रहे हैं, तो शिलालेख संख्या 4 और शिलालेख संख्या 6 से मिल रहे हैं। और इस धम्म लिपि के लिखे जाने की शुरुआत अशोक के किस काल में हो रही है, तो उसके 12वें वर्ष में हो रही है। इसके साथ ही साथ आजीवकों को 2 गुफाएं दान में दी गई। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के शासन काल में गुफाओं का दान किसे दिया गया, तो आजीवक संप्रदाय जो कि मखली गोसाल के द्वारा शुरू किया गया संप्रदाय है, उसके द्वारा दिए गए संप्रदाय को आजीवक संप्रदाय में क्या किया गया था, इनके द्वारा दिया गया। ठीक है, इसके साथ इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो अशोक के जो गुहालेख हैं जो आजीवक संप्रदाय को दिए गए उसमें इसकी जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने शासनकाल में आजीवकों को 2 गुफाएं दान में दी थी। वहीं पर अशोक का शिलालेख संख्या 3 कहता है कि जो युक्त और राजुक और प्रादेशिक 3 बड़े प्रमुख अधिकारी हैं मौर्य प्रशासन के, युक्त, राजुक और प्रशासनिक, इनके प्रशासनिक दौरों पर भेजा गया अशोक के द्वारा। इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसका वर्णन हमें इसी शिलालेख संख्या 3 में मिलता है। और ये तीनों कार्य, चाहे धम्म लिपि के लिखने की बात हो, आजीवकों को गुफाओं के दान में देने की बात हो, या फिर युक्त, राज्युक और प्रादेशिक को प्रशासनिक दौरे पर भेजे जाने की बात हो, सभी को इन्होंने, यह कार्य किस वर्ष हुआ, तो अशोक के कार्यकाल के 12वें वर्ष जो है यह कार्य किया गया। वहीं पर जो अशोक का 5वां शिलालेख है वह 13वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक के किसमें कार्यकाल में हुई, किस कार्यकाल में हुई, तो ध्यान रखिएगा यह उनके 13वें वर्ष में होती है। और इसका वर्णन अशोक के 5वां जो शिलालेख है वहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो निगलीवा लेख है आपका अशोक का, वो बात करता है कनक मुनि स्तूप के जीर्णोद्धार की, कनक मुनि स्तूप के विस्तार की। जी हाँ दोस्तों, कनक मुनि स्तूप कहाँ पर है, तो निगाली सागर जो आपका स्थान है वहां पर स्थित यह स्तूप है। और 14वें वर्ष में अशोक के कार्यकाल में जो आपका कनक मुनि का स्तूप है इसका जीर्णोद्धार कराया गया, इसकी आकृति को बढ़ाया गया, जिसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो ये निगाली सागर जो अभिलेख है जिसे निगलेवा लेख भी कहते हैं, वहां पर इसका जो प्रमाण है वो देखने को मिलता है। वहीं पर जो अशोक का गुहा लेख है जहां पर अभी आजीवकों को गुफाओं देने के दान में मिलता है, यहाँ पर पहली जो 2 गुफाएं दान में दी गई थी वो अशोक के 12वें वर्ष में दी गई थी। लेकिन तीसरी गुफा का जो दान दिया गया था वो तीसरी गुफा का दान 19वें वर्ष, कब, 19वें वर्ष जो है अशोक के द्वारा आजीवकों को तीसरी गुफा दान में दिए जाने का उल्लेख आपको यहाँ पर मिलता है। पहली 2 गुफा 12वें वर्ष में, तीसरी गुफा 19वें वर्ष में जो है देखने को मिलती है। वहीं पर अशोक ने अपने 20वें वर्ष में जो है लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी की यात्रा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका वर्णन कहां पर मिलता है, तो सबसे पहली बात की वर्णन रुम्मिनदेही अभिलेख में मिलता है। और रुम्मिनदेही अभिलेख में ही इसमें पता चलता है कि अशोक ने अपने कार्यकाल के 20वें वर्ष में जो लुम्बिनी है जो कि भगवान बुद्ध का जन्मस्थल माना जाता है उसकी यात्रा की थी। साथ में कनक मुनि स्तूप की पूजा भी की गई। अब यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चों की हो जाता है कि जो जीर्णोद्धार हुआ वो 14वें वर्ष में हुआ, जबकि इन्होंने जो पूजा की इन्होंने 20वें वर्ष में यहाँ पर आकर पूजा की, और जिसका उल्लेख इसी निगलीवा लेख में देखने को मिलता है। और पूजा करने के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर स्तंभ की भी जो आप स्थापना है वो अशोक के द्वारा यहाँ पर किया गया। साथ में अशोक ने 26वें वर्ष धर्म के अनुशासन के लिए उनके नियमों से संबंधित प्रथम 6 स्तंभ लेखों को स्थापित कराया, और साथ में रज्जुकों को न्यायिक अधिकार दिया गया और जीववध को निषेध किया गया। अब देखिए 26वां वर्ष अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 कार्य किए गए। पहला, धर्म अनुशासन से संबंधित 6 स्तंभ लेखों को निर्मित कराया गया। दूसरा, रज्जुक जो अधिकारी हैं उनको न्यायिक अधिकार दिए गए। और तीसरा, जीववध को निषेध किया गया, अर्थात जीव हत्या पर रोक लगा दी गई। यह 3 कार्य 26वें वर्ष में अशोक के देखने को मिलता है। और अशोक ने अपने कार्यकाल के 27वें वर्ष में जो है धर्म वृद्धि कार्यों के पर्यवेक्षण संबंधित स्तंभ लेखों का आलेखन किया, अर्थात उनसे संबंधित जो स्तंभ हैं
उनको लिखवाना शुरू किया। तो यह कुछ कार्य हैं जिनके आधार पर अशोक के अभिलेखों के आधार पर उनकी उपलब्धियां देखने को मिलती हैं, और यह कार्य अशोक के कौन कौन से कार्यकाल में हुए ये सभी आपको ध्यान रखना, और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत टू द पॉइंट रही है, और बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों इसी पॉइंट से बन जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को जरूर से नोट डाउन कर लीजिए, और इसकी पीडीएफ जो चाहिए दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा। और हमारे दोस्तों चैनल का दिया गया नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, उस पर भी दोस्तों आप कमेंट करके या फिर उसमें जो आप दोस्तों मैसेज करके आप हमारे ग्रुप में आपको जोड़ देंगे, और ये आपको पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन और सिलेबस के साथ। तब तक दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।